यस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, assuming 2s 2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following is। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एक बार आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, तो क्वेश्चन में फर्स्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस आता है कि यहाँ पे उसने बोला है कि पैरामेग्नेटिक कौन सा होगा, तो पैरामेग्नेटिक का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके अनपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी अनपेयर्ड। अब इसमें बोला है कि आपको एज्यूम करना है कि भाई 2s और 2p जो मिक्सिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो आपका जो है ना यहाँ पे बेरिलियम दे रखा है आपका 2 करके, डायटोमिक फेज में है, बोरॉन भी आपको है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग से है। ठीक है, और आपको देखो ना कॉन्सेप्ट को समझना है। अब केमिकल बॉन्डिंग से है तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जहां से हम लोग इनका रियल आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन की हेल्प से पता चलेगा कि भाई 2s और 2p की जो मिक्सिंग है वो आपकी ऑपरेटिव है कहाँ पे नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं होना है आपकी, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, उसने सिर्फ ऐसा बोला है। तो बेरिलियम 2 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कंफ्यूगेशन क्या आएगा, बेरिलियम 2 के जो केस है उसमें आपका कंफ्यूजन आ जाएगा। आप ध्यान दो, दिस इज सिग्मा 1s2, नेक्स्ट आपका सिग्मा स्टार 1s2, नेक्स्ट सिग्मा 2s2, नेक्स्ट बिकॉज दो आपके बेरिलियम है राइट, तो यहाँ पे आपका सिग्मा आर 2s2। ठीक है, ये आपकी बेरिलियम टॉयस को मैंने रिप्रेजेंट 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस। सेकेंड वो बोल रहा है कि भाई बोरॉन की बात करी जाए तो सेम प्रोसेस हम लोग बोरॉन के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे आपका सिग्मा 1s, नेक्स्ट आपका सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो देखो दो यहाँ पे फिल हो गए, टू अपन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी 2 यहाँ पे आ जाए, अब आपका सिग्मा स्टार 2s है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितना 2 2 4 2 6 2 8 हुए हैं। ठीक है, बोरोन के साथ बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, तो इसके बाद आपको p मिलेगा, तो सिग्मा 2p z पहले आएगा। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर देखते हैं ना कि एटॉमिक नंबर आपका ऐसे कम होगा तो 2pz आपका पहले डिफाइन होगा। बट फॉर द कार्बन क्या होगा, कार्बन की बात करेंगे तो सिग्मा आपका 1s2 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका सिग्मा 2pz 2, और लास्ट में आपका आएगा पाई 2px1 और पाई 2py, बिकॉज उन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। सेम यहाँ पे N2 को हम लोग फॉलो करेंगे, तो N2 वाले केस में भी आपका वही सिग्मा 2pz पहले आएगा, देन आपका पाई 2px, देन पाई 2py, वहां दो इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल किए जाएंगे। तो बोले कि यहाँ पे 2s और 2p आपका ऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे उसने एज्यूम करके बोला है बेटा। तो देखो ये जो आपकी बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन के अंदर देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको 2s, यहाँ से देखो सिर्फ 2s तक बात फिनिश हो गई है कि यहाँ पे आपको 2p इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट में, बेरिलियम प्लस बेरिलियम ट्वाइस में नहीं हुआ है। ठीक है, डायटोमिक में। बट बोरोन वाले केस में आपने लास्ट में क्या देखा कि यहाँ से आपका सिग्मा स्टार 2s गया था, और लास्ट में आपको मिला था सिग्मा 2pz 2, तो यहाँ पे एस और आपको पी मिल गया। कार्बन वाले केस में भी यही मिलेगा और नाइट्रोजन वाले केस में भी यही मिलेगा, तो हमारा सिंपल आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ जरा। तो फिर इसने ये भी बोला है कि 2s और 2p आपका जो है वो ऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 2p है ही नहीं है ना, तो इसका ए ऑप्शन हो सकता है क्या, ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज उसने 2s 2p पे उसने बोला ही नहीं है कि उनकी मिक्सिंग के बारे में बात ही नहीं करी, तो फर्स्ट तो आपका हो गई नहीं। सेकेंड की बात करेंगे तो आपका बोरोन के साथ दे रखा है, तो बोरोन के लास्ट में 2s आ रहा है, 2s2 और 2pz, ये भी डिफाइन नहीं होगा। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन में आपका, और ये बोला ना उसने पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, तो भाई पहले वाले केस में क्या है, इन केस ऑफ बेरिलियम ट्वाइस, तो वहां तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिख रहे हैं,
2s में भी 2 जा रहे हैं, सिग्मा स्टार 2s में, और सिग्मा 2s के अंदर भी जा रहे हैं 2, है ना। नेक्स्ट बोरोन की बात करी जाए तो वहां भी आपका कंप्लीटली फुली फिल्ड आ रहा है। बट कार्बन वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिला था, याद करो, 2px बनाया था और पाई 2p बाई ये भी बनाया था, है ना। इक्वल एनर्जी की वजह से 92 इलेक्ट्रॉन आपके पीएस, आपके पीएक्स और पी वाई में गया था। तो ये आपको अनपेयर्ड दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन हो सकता है एक बार, ठीक है, सी ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन देखें N2, तो N2 वाले केस में यहाँ पे आपको लास्ट में मिला था पाई 2px2 और उसकी एनर्जी आपकी बराबर आती है पाई 2p बाई 2 के साथ। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दोनों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ऐसा। उसने बेवजह जो है ना 2s2p बोला है, बेवजह इसने लाइन इसको ऐड कर दिया था। आप सिंपल सा एमओटी फॉलो करो और वहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री से है, ये जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक सेक्शन आता है थर्मोकेमिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन आपका है, जहां पे उसने डेल्टा जी नॉट जो फॉर्मेशन है ग्रेफाइट का, है ना, उसकी वैल्यू 0 किलो जूल पर मोल है। एक मोल के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पे है, 0 किलो जूल। और डेल्टा जी नॉट गिव फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन, इसको यहाँ पे दे रखी है। द स्टैंडर्ड स्टेट मींस, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, कि जहाँ पे प्रेशर क्या हो, 1 atm हो या फिर 1 bar हो, और सब्सटेंस वुड बी प्योर एट ए गिवन टेम्परेचर। द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। ऑब्वियसली बेटा जब कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड में जाएगा तो वहां पे डेंसिटी बढ़ेगी, और आपको पता है कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस कर जाएगा। इफ कार्बन ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू डायमंड isothermally at temperature 298 Kelvin, the pressure at which carbon graphite is in equilibrium with carbon diamond। तो इसमें ना क्वेश्चन में बहुत सारी बातें दी है, मतलब यहाँ से जो 3 लाइन दे रखी है ना, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करी गई है कि कहाँ डेंसिटी बढ़ती है, कहाँ वॉल्यूम बढ़ता है, बस ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी इसने नहीं बोला है। और नीचे उसने सिर्फ 2 बातें ऊपर कर दी है, बस यही क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इस पर कोई ध्यान देने की खास जरूरत भी नहीं। तो आपको पता है कि यहाँ से डेल्टा जी के साथ जो हमारा रिलेशन है वो वॉल्यूम और प्रेशर, बिकॉज क्वेश्चन में देखो 1 जूल की वैल्यू है, 1 पास्कल सब दे रखा है, कन्वर्जन यूनिट दे रखी है, आपको आंसर ना बार में निकालना होगा। तो जो डेल्टा जी नॉट का जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो बताओ बच्चों डेल्टा जी नॉट का रिलेशन क्या होगा वॉल्यूम के साथ। यस, इसको अपन थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं, बहुत क्लियर। यस, क्या रिलेशन होगा डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल वी डॉट डेल पी, ठीक है, मतलब चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। आप ध्यान दो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इस रिलेशन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज जब हम डेल्टा जी गिब्सनरी चेंज की बात करते हैं और उसने बोला स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वहां पे हम डेल बी इंटू डेल पी, मतलब क्या है कि बेसिकली जो वर्क डन, अब उसको मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ, अब ध्यान देना। जब किसी सिस्टम को बच्चों एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वो एनर्जी मान के चलो आपकी ई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, आपने जरूर देखा होगा कि ई एनर्जी आपकी सप्लाई की गई, तो उसमें से कुछ पार्ट आपका क्या होता है, यूजफुल पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा जी नॉट बोलते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो अपन उसे डेल्टा जी बोलते हैं। मतलब जो पार्ट यूजफुल एनर्जी का हो जाएगा उसको डेल जी मतलब गिफ्ट एनर्जी बोलते हैं, और जो आपका यूजलेस एनर्जी होगा उसको बोलते हैं टी डेल्टा एस। अगर स्टैंडर्ड होगा तो आपको यहाँ पे एस नोट आ जाएगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो टी इंटू डेल एस आ जाएगा। ये यूजलेस एनर्जी होती है, ये आपकी यूजफुल एनर्जी होती है। बिल्कुल आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। तो यहाँ से जो वो बोल रहे कि बेटा यहाँ से जो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो यूजफुल एनर्जी है। तो यूजफुल एनर्जी का मतलब डेल जी से हम फोकस करेंगे। तो डेल जी जो है ना वो यूजफुल एनर्जी है, और यूजफुल एनर्जी का मतलब कि भाई वो एनर्जी जो वर्क डन में कन्वर्ट हुई हो, भाई वर्क डन को परफॉर्म किया हो, तो वो क्या होता है वर्क डन भाई, पी इंटू हम डेल भी यूज करते हैं, आपको अगर पता होगा। अब यहाँ से जो प्रेशर चेंज के बारे में बात करी जा रही है तो हम सीधा फॉलो कर सकते हैं कि भाई यूजफुल एनर्जी के लिए आपको जो वैल्यू आएगी वो आपकी वर्क डन के बराबर ही होगी, लेकिन यहाँ पे चेंज इन प्रेशर की भी बात कर रहे हैं तो डेल पी इंटू डेल पी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, इसने डेल जी नॉट के बारे में कुछ बोला है क्या, ध्यान दो क्वेश्चन में। यस, ये देखो आप यहाँ पे वो बोल रहा है कि बेटा ये आपकी गिब्स एनर्जी का चेंज है, ये ग्रेफाइट को लेके दे रखा है, ये डायमंड को लेके दे रखा है। जरा इनका माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन,
और आपको पता है कि हमें बार में निकालना है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्लोज जुगुल को ना जुगुल में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, आसान रहेगा। तो डिफरेंस करोगे इन दोनों का, तो यहाँ से सीधा आपको मिल जाएगा 2900, ठीक है ना, इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर आ जाओ जरा, ये डेल बी और डेल पी के साथ, बच्चों डेल पी तो दे नहीं रखा आपको, आपको डेल बी चेंज इन वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। अब चेंज इन वॉल्यूम मतलब इट्स वॉल्यूम इज, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और बाकी कहीं कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है, तो बस सीधा फॉलो कर लो, 2 × 10⁻, भाई इनिशियली कुछ जीरो होगा, बाद में चेंज होकर ये हो गया होगा, इंटू आपका यहाँ से डेल पी। तो डेल पी आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब इसको यहाँ से उठाओ, इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी। अब वो वैल्यू पता है आपको, पास्कल में डिफाइन हो जाएगी। अरे पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस, 2 से अपन अगर इसे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? देखो जरा आप, 1 आ जाएगा, और 2 से ये करेंगे तो अपन यहाँ से 4 हो जाएगा, 8 1 बचेगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और 2 जीरो हम इधर से शेड कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम लोग ना बार में शेड कर देंगे फाइनली, एटीएम से बार में। तो आपका जो आंसर है ना वो 145, तो 145 वाले को पकड़ना है। तो एक तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, आपको ए और सी में से एक दिखाई दे रहा है, तो 145, उसके बाद आपकी जीरो फिर से आ रही है, और आपको ना ये देखो काफी क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं, 1450 1450 और 1, तो आपको ना पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सही से। और इसका जो आंसर आएगा वो आपका बैठे कितना, यहाँ से, क्योंकि आपका जो डेल पी है, अगर डेल पी की तो बात कर लो ना, डेल पी हमने निकाला जरूर है, बट वो तो बच्चों क्या आप पूछ रहे हैं, फाइनल एक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ध्यान दो पूरे क्वेश्चंस को रीड करो। तो वो आपको यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है कि द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने डेल पी निकाला है बच्चों, अभी हमने डेल पी निकाला है, इसलिए हम तो आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। डेल पी निकाला, अब डेल पी में क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, तो उसने एक प्रेशर दिया है, आप ध्यान अगर देख पाओगे तो इसने 1 एटीएम कहीं ना कहीं दे रखा है, आप ध्यान दो यहाँ पे, टेम्परेचर ये देखो, ये 1 बार दे रखा है, बिल्कुल सही, 1 बार दे रखा है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, तो डेल पी का मतलब क्या होगा, आपको पता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, भाई डेल पी का मतलब क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी इनिशियल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 बार दे ही रखी है। तो सीधा हम क्या करेंगे इसको, कि जो बच्चों रिजल्ट आएगा ना वो आएगा आपका डिवीजन करने के साथ 14500 बार आएगा। अब उसमें से ना हम ऐसे फॉलो करेंगे कि पी फाइनल माइनस 1, ये वैल्यू होगी आपकी डेल पी की, इज इक्वल टू ये होगा 14500 बार। तो बच्चों पी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 14500 और +1 कर देंगे, +1 करते ही आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बिल्कुल बात समझ में आई। अब मुझे आप ये बता दो इस क्वेश्चन में कहाँ डिफिकल्टी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं डिफिकल्टी थी, कहीं सेकंड क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी? बिल्कुल भी नहीं, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, हमें क्वेश्चंस को ना प्रॉपर रीड करना चाहिए। एडवांस क्वेश्चन को हम जितना सही ढंग से रीड कर पाएंगे, हम उतनी जल्दी ऑप्शंस के क्लोज पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से फॉलो करना है और क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अपन पढ़ते हैं ध्यान से। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन इन 1 bar। क्वेश्चन टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है, बिल्कुल सही, प्योर वाटर फ्रीज कर जाता है। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ एथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा एथेनॉल को ऐड किया उसने पानी के साथ, वो भी 500 ग्राम के साथ। फिर इसमें बोला है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट, ये सोल्यूशन ये कहाँ से है बताओ जरा आप। सोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन, सोल्यूशन चैप्टर में पूछा गया, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, और इम्प्योरिटीज यहाँ पे क्या एथेनॉल है। तो उस केस में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पड़ा है, बस वहीं से है। और ये सेम ग्राफ ना बिल्कुल हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ये सब सेम ग्राफ पढ़ते हैं, बस वहीं से पहचानना था। तो उसने बोला है चेंज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वो आपके वाटर का दे रखा है 2 केल्विन केजी पर मोल। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल उसने 46 दे रखा है, और बोला इसने अमंग द फॉलोइंग द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो बड़ा फ्रीजिंग पॉइंट निकालो पहले, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकाल पाओगे तभी आप डाटा तक पहुंच पाओगे। तो बच्चों बताओ जल्दी से, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा जब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट? तो डेल टी एफ पता है ना सभी को, डेल टी एफ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टी एफ का मतलब क्या, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट जो था आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बात करी जा रही है, तो अगर वो डिसोशिएट होगा
तो उस केस में जो आपका हम बात करते हैं कि डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर अगर आपको पता है, यहाँ पे आई अपन यूज करते हैं, आई इंटू के एफ, और ब्रैकेट में आपका क्या आता है, मोलेलिटी आता है ना बच्चों, तो मोलेलिटी को एक्सप्लेन कर दो। तो W2 इंटू 1000 ग्राम के साथ डिवाइड बाई, नीचे आपका केजी हो जाएगा M2 इंटू W1। ये हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी डिसोशिएट तो यहाँ पे कुछ बोले ना कि बेटा कहीं डिसोसिएशन हो रहा है, वो तो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, वो फ्रीज कर रहा है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो आई तो चेंज होने वाला है नहीं, बिकॉज डिसोसिएशन एसोसिएशन में कुछ ऐसा केस ही नहीं है, वो सिंपल 1 हो जाएगा इनटू के एफ उसने कितना दिया जरा चेक करो, 2 दे रखा है, ये के एफ 2 है इनटू W2 पे आ जाओ, W2 की वैल्यू कितनी है जरा चेक करो, W2 ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना है आपको, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो पता है ना कि हमने एडिशन किया है इतना, इतना हमने ऐड किया है एथनॉल, तो एथनॉल जो ऐड किया है ना वो W2 की वैल्यू है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो जो हमने एथनॉल यूज किया है वो W2 की वैल्यू है, तो इम्प्योरिटीज है, तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा 34.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 आपको कितना आएगा ध्यान दो, M2 क्वेश्चन में दे रखा है कहीं, देखते ये दे रखा है देखो, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथनॉल, वो आपका W2 और M2 तो है ना, तो एथनॉल का ही पकड़ना है आपको, वो 46 इंटू W1 कितना है क्वेश्चन में 500 ग्राम वाटर में ऐड किया गया है, वो आपके सॉल्वेंट के साथ बोल रहा है बेटा, इसलिए मैंने ग्राम को केजी में चेंज करने के ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया था, आप मेरी बात को समझ ही गए होगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, डेल्टा TF की वैल्यू आपको आने वाली है, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, इससे अपन यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 23 हो जाएगा, देन इसको हम इसको कैंसिल करेंगे, देन यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये समथिंग आंसर आता है आपका 3 केल्विन के अराउंड, आप चेक करो 3 केल्विन के अराउंड आपको डेल TF मिल जाएगा। अब आपको बहुत सही ढंग से पता है कि जब हम डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज किस पे होता है, आप बताइए मुझे, वाटर मॉलिक्यूल 273 पे ही फ्रीज होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या होगा कि भाई इनिशियल माइनस आपका जो TF होगा जिसको निकालना है, भाई फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज ही किया है ना, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो बेटा यहाँ से आपका 27 मतलब 273 से नीचे चला गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो बड़ी वैल्यू 273 हो गई, आप मेरी बात समझ रहे हो केल्विन में, माइनस जो वैल्यू डिक्रीज करी है वो छोटी वैल्यू बाद में लिखी जाएगी, इज इक्वल टू रिजल्ट कितना मिला डेल्टा TF भी, डेल्टा TF को ना अपन ने ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली वैल्यू ये हम लिखते हैं हमेशा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, और यहाँ से आपको कितना मिल रहा है 3, बस यहाँ से सॉल्व करो, तो TF आ जाएगा आपका 270 केल्विन के अराउंड, तो TF की वैल्यू आपकी 270 है, मतलब आपका जो इनिशियल जब प्योर स्टेट में पानी था तो बच्चों 273 फ्रीज हुआ था, आपने जब एथनॉल को आपने ऐड कर दिया तो फिर वो 270 पे फ्रीज कर गया, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि भाई अब ग्राफ को पकड़ लेते हैं हम लोग, तो ग्राफ से समझ में आएगा आपको बेटर, है ना, कौन सा ग्राफ आपका सही होना चाहिए, ध्यान दो, ये आपके वेपर प्रेशर के साथ है, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन के साथ है, तो देखो इनिशियली क्या हो रहा है कि आइस देखो यहाँ से आइस का है आपका, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, तो देखो ध्यान देना ये टेम्परेचर कितना है 270, ये आपका 273, तो पता है कि 270 पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कम हो रहा है, और हम 273 273 जो है वो तो आपको पता है कि जो TF निकला था वो 270 था, आप लिख लो जरा यहाँ पे कि भाई जो आपका प्योर स्टेट के अंदर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था वो था आपका 273, और जो आपका बाद में चेंज होके निकला है TF उसकी वैल्यू आई थी 270, तो जिसका मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, पूरी बात समझ में आ रही है, और ये तो हम आंसर टीम प्रॉपर पढ़ते हैं, तो ये तो ग्राफ हो ही नहीं सकता, देखो पहले वैल्यू इसने इंक्रीज करी है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी जो आइस की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मैक्सिमाइज हो रहा है, फिर उसके बाद आपके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब आपने यहाँ पे इम्प्योरिटीज को यहाँ पे ऐड किया है, तो ये तो आपका फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, सेकंड कह रहा है कि आपका आइस गया यहाँ पे वाटर, तो ये एक बार हो सकता है कि भाई आइस से पहले इस पॉइंट पे 273 पे गया, देन आपका वाटर पे ये शिफ्ट हो गया, और लास्ट यहाँ पे आपका ये है, तो बट यहाँ पे टेम्परेचर तो डिफरेंट है ना, 271 ये गलत दे रखा है, टेम्परेचर ये सेम नहीं आना चाहिए, तो टेम्परेचर 270 और 273 वाला आना चाहिए, ये भी गलत दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट है, तो आपका ये जो है ना सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्यों 270 और 273 आना चाहिए, तो आपका यही जो ग्राफ है ना बिल्कुल सही है, यहाँ से आपका यहाँ तक इस पॉइंट पे आइस 273, उससे नीचे अगर अपन डिफाइन कर रहे हैं इस तरफ तो 270 फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, आप देखो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो 270 पे तो आपका वाटर प्लस एथनॉल जोड़ा गया है, और प्योर स्टेट में 273 पे आपका ये देखो इसका इनिशियल स्टेट था, तो बिल्कुल बात समझ में आ गई,
तो इसलिए आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देते हैं। तो आपने देखा अभी बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। कल एक बच्चे ने यही क्वेश्चन पूछा, तो जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हम जैसे जैसे आयोनिक सॉल्यूशन को हम ऐड करते जाते हैं, तो उस केस में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होती है, आपकी इंक्रीज करती जाती है। इसको मैंने कल पढ़ा भी था, ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। इसमें बोला है वही का आपके 3 सॉल्यूशंस हैं, स्केच के बारे में बोला गया, और सरफेस टेंशन का जो वेरिएशन है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ 3 डिफरेंट आपके ग्राफ दे रखे हैं। एक केसीएल के साथ है सॉल्यूशन में, CH3OH के साथ है, बाकी आपका यहाँ पे एक डिटर्जेंट सोप के बाद डिटर्जेंट के बारे में बात की रूम टेम्परेचर पे, और पूछा करेक्ट आपका आपका कौन सा होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दे रखा है, सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है ना, और ये आपको एक बार डिक्रीज हुआ है देन फर्दर इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से तो किसके लिए डिफाइन होगा, तो मैं बच्चों पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं CH3OH की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, CH3OH की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ा है तो भी आप काफी हद तक यहाँ पे चीजों को कर पाओगे कि अगर मैं मैथनॉल के साथ अगर मैं वाटर, वैसे मैं पढ़ाता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में, इजी ट्रिक बताता हूँ, तो मैथनॉल के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो इस केस में यहाँ पे मिलता है पॉजिटिव डेविएशन। और कौन सा रॉल्स लॉ पढ़ा है ना आपने, तो जो रॉल्स लॉ पढ़ते हैं तो रॉल्स लॉ के अंदर ही स्टेटमेंट आता है। तो एथनॉल आपका मेथनॉल प्लस वाटर ऑलवेज शोस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन बच्चों आ रहा है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डिक्रीज करती है। और अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू जहां पे डिक्रीज करेगी उस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, वो भी डिक्रीज कर जाती है। बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। मैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं मेथनॉल के साथ पानी को ऐड करूंगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका डिक्रीज करेगा। अगर वो डिक्रीज करेगा तो उस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो जो डिक्रीज कर रहा है वो CH3OH का हो सकता है। अब बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड स्टेटमेंट बात करूं बच्चों केसीएल को लेके, तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैं पानी के साथ अगर ऐड करता हूँ, इसको अगर बच्चों में वाटर के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा। क्यों, पानी के साथ सॉल्ट डाला गया है, तो सॉल्ट डालने से यहाँ पे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिटिल बिट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज करने से क्या होगा कि सरफेस टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सरफेस टेंशन बच्चों यहाँ पे परफेक्टली आपका बढ़ने वाला है, तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा आपको यहाँ पे दे रखा है एक डिटर्जेंट दे रखा है, सर्फेक्टेंट इसको हम बोल सकते हैं। आपको जो सर्फेक्टेंट है ये तीसरे केस में, तो सर्फेक्टेंट वाले केस में क्या होगा कि जो जब हम इसके साथ अगर ऐड करेंगे पानी को, तो उस पानी के साथ अगर हम इसको ऐड करेंगे तो उसमें जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो आपकी रैपिडली डिक्रीज करेगी। और रैपिडली डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसल्स फॉर्मेशन है वो मिसल फॉर्मेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ से आप लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन होना होना चाहिए। तो पहले में देखो डिक्रीज किया है लिटिल बिट, ठीक है, तो लिटिल डिक्रीज किया है तो इसका मतलब आ जाएगा मैथनॉल आना चाहिए पहले वाले का, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैथनॉल। वो डिक्रीज किया था, ये इंक्रीज किया है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा आपका पोटेशियम क्लोराइड, बिल्कुल सही। और ये देखो आपका क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है फिर से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपका सर्फेक्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब पहले आना चाहिए CH3OH देन KCl देन आपका यहाँ पे डिटर्जेंट, तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो आपको प्लीज सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दो यहाँ पे। इस क्वेश्चन बच्चों पूछा गया डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, समझते हैं हम लोग ध्यान से इसको। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस K2P, ठीक है, और उसने ये आपको यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, देन उसके बाद वो बोल रहा है कि बेटा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना कि KLMNOP इस तरीके से,
ये सारे के सारे इसने नंबर्स करके स्पीसीज दे दिए हैं और बोला है उसने कि कौन से इसमें ऐसा को डायमैग्नेटिक हुआ। तो इसके लिए आप कुछ नहीं बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकालना। अब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन अपन कैसे निकालते हैं कि जो सेंट्रल एलिमेंट दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यहाँ पे आयरन दे रखा है, यहाँ पे कोबाल्ट दे रखा है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है। तो सबसे पहले आप निकालो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद इनका आप निकाल सकते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद फिर आपको देखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की थ्योरी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड उसके बेस पे आपको करना है डिसाइड कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो जाएंगे, कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होंगे। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयर्ड करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड से पेयर्ड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो दे रखा है आप ध्यान दो, ये इसमें बात करें तो इसमें क्या आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा D2sp3 बिकॉज हेलोजन ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड एंड नाइट्रोजन और कार्बन वाले हमेशा क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इट विल पेयर्ड, और पेयर्ड का मतलब 6 लिगेंड तो आपको अंदर ही दे रखे हैं, तो 6 आपका आना चाहिए। लेकिन क्लोरीन तो कुछ करेगा ही नहीं, तो छोड़ देना। तो आपका ना 3D से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोला है D2sp3 फर्स्ट वाले केस में मिला। आपको बाद में निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुए कि नहीं हुए हैं, ये आपका डायमैग्नेटिक आता है, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट में बात करूं, यहाँ पे आपको दे रखा है ऑक्सीलेट वाला स्पीसीज है ना, तो ये आपका, तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये भी आपका आता है D2sp3 एंड इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक है ना। तो इसी तरीके से हमें निकालना है और आंसर्स को टिक करना है कि कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक। हो जाएगा ना सॉल्व, आसान है। इसका आपका सी ऑप्शन निकल के आता है, एक बार आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कंपाउंड्स PQS, 3 कंपाउंड उसने दे दिए हैं और उसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि जो PQS 3 कंपाउंड्स हैं और उसने बोला है कि वर सेपरेटली सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन यूजिंग HNO3H2SO4 मिक्सचर, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस है ना। तो मेजर प्रोडक्ट आपका जो फॉर्म होगा उसके बारे में बात की है। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसको मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ इसके रिएक्शंस को है ना, समझ में आपको आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ से क्या लिया कि जो फर्स्ट कंपाउंड दे रखा था ये आपका यहाँ से बेंजीन, और इधर आपका दे रखा था वहां पे एसिड, और इधर आपको दे रखा था OH। आप ध्यान दो, अब इसके सामने अगर बेटा मैं नाइट्रेटिंग एजेंट का अगर यूज करूंगा तो क्या करेगा, वो NO2+ को रिलीज करता है। आपको पता है NO2+ इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी होने वाली है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बेटा, इट विल एक्ट एज बाइनोसियम ग्रुप, और यहाँ पे जो लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के वो अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये कैसे एक्ट करेगा आपको बहुत सही ढंग से पता चल रहा होगा, इट विल एक्ट एज प्लस-m ग्रुप। बात समझ में आ रही है। तो प्लस-m ग्रुप ऑलवेज एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, और कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये हुई, इसकी ऑर्थो पोजीशन आपकी ये हुई। तो आपको देखो 1 2 3 4 पे पहले से एसिड प्रेजेंट है, तो जो ऑर्थो पोजीशंस खाली हैं उन पे उठा के आप नाइट्रो को लगा दो, आंसर बन गया बेटा। तो फर्स्ट वाले केस में देखो कितना आराम से क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। यहाँ से COOH, बाकी आपका इधर OH, इधर भी लगा दो आप नाइट्रो ग्रुप, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ। पहला आंसर हो गया, बिल्कुल आसान था। सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड पे हम ध्यान देते हैं। सेकंड बच्चों यहाँ पे मिथॉक्सी उसने दे रखा था और यहाँ पे CH3। चलो बताओ जल्दी से कहाँ लगना चाहिए बेटा, ध्यान दो। ये जो आपका मिथाइल है ना, इट विल एक्ट एज हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से नो बॉन्ड रेजोनेंस होते हुए ये अपने अल्फा हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, जो CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अंदर शिफ्ट करेगा, बट इतना तेजी से एक्टिवेट नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ पे तो लोन पेयर्स थे। तो लोन पेयर सिंगल और बेंजीन का डबल, तो यहाँ पे ये अंदर आएगा, तो रिंग को एक्टिवेट करेगा ये ज्यादा बेटर, बिकॉज इट विल एक्ट एज प्लस-m ग्रुप मिथॉक्सी का ऑक्सीजन जो है। तो ऑर्थो पोजीशन बच्चों कर लो पहले, ये ऑर्थो पोजीशंस होंगी। पैरा पोजीशन पे CH3 पहले से है, तो किधर भी लगा दो आप। तो मैं बच्चों क्या करूंगा, यहाँ लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप, हो गया आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, ऐसे आपका एक और दे रखा था, तो आपको ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए। तो पहले वाले को तो ऑप्शन ये आएगा, ठीक है, सेकंड वाले का ऑप्शन जस्ट अपन ने बनाया ये आ गया, और लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इसी संकेत, यस इट इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट वाला भी। लास्ट वाला देखो, मैं आपको ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ ना, क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था संकेत, बिल्कुल आपको पता होगा। C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन, और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका बेंजीन, ठीक है। अच्छा, और प्लस सामने यहाँ से आएगा NO2+। नाउ यू कैन डिसाइड हियर कि बच्चों ये ग्रुप कैसे वर्क करेगा फॉर दिस बेंजीन रिंग। ये तो आपका पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव, तो ये बेंजीन रिंग का पाई बाहर भागेगा,
तो रिंग यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, डीएक्टिवेट। मुझे चाहिए रिंग एक्टिवेट होना चाहिए, बिकॉज NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है बहुत अच्छा, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, तो लोन पेयर सिंगल और बेंजीन का डबल, तो यहाँ से लोन पेयर अंदर जाएगा, रिंग एक्टिवेट कर जाएगी, तो बस ऑर्थो पोजिशन पकड़ लो और वहां पे आपको लगा देना है क्या, वहां पे आपको लगा देना सीधा। आप ऑर्थो पोजिशन को अगर लगा देंगे तो भाई ऑर्थो पोजिशन पे लिटिल बिट हिंड्रेंस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, तो सीधा बेटा पैरा पोजिशन को पकड़ लो, जो खाली दिख रही है वो स्टेबल वैसे भी होती है, NO2 को यहाँ लगा दो। तो ये ऑप्शंस आपको दे रखा है, सी ऑप्शन। अब क्या इसमें डिफिकल्ट था, कुछ भी नहीं था, आप देख पा रहे हो। तो एडवांस में डिफिकल्टी कुछ नहीं होती है, हमारा सोचने का तरीका बस बदलना चाहिए और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ठीक है, फास्टेस्ट, बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, बेटा ईथर पता है ना, ईथर का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं ROR दे रखा है, और इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको पता है कि मैं थोड़ा मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ कि H+N बच्चों सबसे पहले अटैक कहाँ करता है, लोन पेयर्स। H+N ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो लोन पेयर्स यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, S शिफ्ट होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आते ही इस पॉजिटिव को, भाई ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है अनस्टेबल, तो उस केस में किसी एक सिग्मा को तोड़ना पड़ेगा। अब कोई एक सिग्मा टूटेगा, टूटने के बाद डिसाइड होगा ना कि यहाँ से बनने वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो कौन सा अधिक स्टेबल है, जो अधिक स्टेबल होगा वहां से आपका सिग्मा शिफ्ट कर जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है, पूरी बात आपको समझ में आ पा रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एक ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ कार्बन है, देन ऑक्सीजन, यहाँ पे देन OR ग्रुप है, सामने एसिड दे रखा है, ये स्पीसीज है। अब वो बोल रहा है कि सबसे फास्टेस्ट बच्चों के इसमें होगी, तो बोला है कि 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय ए मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय ए पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। अगर मैं एक फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस करूं मिथाइल से, तो क्या बच्चों रिएक्टिविटी रेट बढ़ जाना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि 1 फिनाइल को हटाओ और पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप को लगा दो, तो क्या रेट बढ़ जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। फिर यहाँ से बोल रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप्स को हटा दो और आपके 2 पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप्स को लगा दो। लास्ट बोल रहा है कि नो स्ट्रक्चरल चेंज इज मेड टू एक्स, तो बोल रहा है कि कोई भी चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, आपको पता है कि अगर यहाँ पे रेट को इंक्रीज करना है, तो रेट को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, ROR वाले केस में वहीं से पकड़ लो, यहाँ पॉजिटिव आएगा और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो इस केस में आपको ये दोनों के दोनों जो स्पीसीज हैं, जो इस पॉजिटिव चार्ज को प्रॉपरली स्टेबलाइज करेंगे, एज इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, और खुद जाके बच्चों अगर प्रॉपर स्टेबल हो जाएंगे, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो मुझे मुझे बताओ, अगर मैं 2 फिनाइल को बच्चों बाहर निकाल दूं और लगाने के बाद यहाँ से लिखा कि 2 पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप अगर लगा देता हूं, तो उस केस में जो रिलीज होने वाला कार्बोकैटायंस होगा उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी मिथॉक्सी ग्रुप से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने का मतलब फास्टेस्ट रेट आपका वही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मतलब जो बनने वाले कार्बोकैटायंस है उनकी स्टेबिलिटी के बेस पे आपको बताना है कि कहां पर रेट आपका मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 तो आपको बहुत आसान है। क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ EFGH क्या होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, पहले हीट किया गया, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो स्पीसीज दे रखा है ना, ये आपका जो स्टार लगा है, दिस इज एक्चुअली बीटा, और इसको बोला है कि ये C13 है, लेबल्ड किया गया है ना आइसोटोपिक फेज को। अब इसमें ये जो दे रखा है, दिस इज दी बीटा कीटो एसिड, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड, और इसके सामने अपन पहले हीट कर देते हैं। बेटा हीट करने से क्या रिलीज होगा बताइए आप मुझे। भाई कहीं यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाने वाला है नहीं, बिकॉज यहाँ पे कहीं एसिडिक मीडियम तो है नहीं कि H+N जाके ऑक्सीजन पे अटैक कर दे OH के और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाए, नहीं, ऐसे तो कहीं दे नहीं रखा। तो फिर यहाँ से क्या होगा, जब भी हीट किया जाएगा तो बच्चों यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, तो CO2 गैस ना यहाँ से पकड़ो और ये CO2 पूरी बाहर निकाल दो। तो फर्स्ट स्टेप में CO2 गैस आपकी इजिली इलिमिनेट हो जाएगी। बहुत से बच्चे वाटर मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश करेंगे, बट गलत आंसर है, CO2 गैस को पहले रिलीज करना है। ये आपका यहाँ से जो E बनेगा, तो E जो कंपाउंड होगा वो आएगा कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड हो एक वो फिनाइल, बाकी यहाँ पे आपका ये CH3 बन जाएगा, H ये निकल के ना स्टार पे चला जाएगा, और ये स्टार लगा दो यहाँ पे C13 वाले पे, ठीक है, ये बन गया E। अब E के बाद बोल रहा है बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट, I2 के साथ NaOH, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो सभी को ही पता होती है, एक सॉल्ट बनता है, एक CH3I बनेगा यहाँ से, और कंडीशन भी है ना बेटा, CH3 डबल बॉन्ड O के साथ CH3 ऑलवेज के आयोडोफॉर्म, तो यहाँ से सॉल्ट बना दो, फिनाइल के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O देन O माइनस, यहाँ से आपका सोडियम प्लस, और एक बनेगा प्रोडक्ट आपका ये F हो गया, और G की बात करी जाए तो आपका बनेगा आयोडोफॉर्म।
एक आयोडोफॉर्म ही बन गया, हो गया, खत्म कहानी। बस यही तो टिक करना था, कुछ डिफिकल्ट था क्या? नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। तो 8 का अपन ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो 8 का आपका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, नाउ यू कैन चेक हियर, आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो आप, अभी हमने सॉल्व किया है, क्या डिफिकल्ट था? कुछ भी नहीं था। ऐसी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वो ग्रेनाल्ड रिएजेंट के साथ बच्चों बात कर रखी है, अब इससे आसान क्या भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखो ग्रेनाल्ड रिएजेंट के साथ जब भी बच्चों रिएक्शंस आती है ना, तो उस केस में सामने से कार्बोनाइल है। अब ये मान लो कार्बोनाइल अगर एसिड का कोई डेरिवेटिव है, जैसे बोलूं कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप दे रखा है, जैसे एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, एनाहाइड्राइड है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ग्रेनाल्ड रिएजेंट अगर अटैक करते हैं बेटा RMgX, तो उस केस में सबसे पहले जो R माइनस न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा, सबसे पहले ये करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इसको बाहर निकाल देगा तो एक R आपका यहाँ पे आ जाएगा पहले से ही। फिर देन होगा आपका यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिर से ग्रेनाल्ड रिएजेंट अटैक करेगा इसका R माइनस, तो पहला काम करेगा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड काम करेगा आपका यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अगर सिंपल सा एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, तो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ से CH3 माइनस आएगा, ये पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस, नीचे डेल पॉजिटिव, CH3 माइनस आके यहाँ पे अटैक कर देगा नीचे बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड पे। आप मेरी बात समझ पा रहे होगे? बस रिएक्शन प्रोसेस करते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे ये पाई ऊपर गया, ये डेल माइनस हुआ, डेल पॉजिटिव, CH3 माइनस ने यहाँ पे अटैक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप बताओ जरा? ऊपर तो OH माइनस, तो वहां पे जाएगा MgBr, तो MgBr यहाँ अटैच हो जाएगा। यहाँ पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? MgBr जाके वहां पे अटैक कर दिया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए जल्दी से? मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, आपको ऑप्शंस भी समझ में आ जाएंगे। यस, ये दे रखे हैं ऑप्शंस आपके सामने। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ध्यान दो बेटा, जब ये ना माइनस चार्ज आया होगा, नीचे आपके CH3 ने अटैक किया होगा, उस केस में इस नेगेटिव को बैलेंस कौन कर रहा होगा मुझे बताओ? क्या MgBr अटैक करना चाहिए बेटा? नहीं, MgBr का अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एक कार्बन इसी स्टेट चेन में, एक स्टेट चेन में एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन आपको मिलेगा, कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर जाएगा, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव ऑक्सीजन का जाके यहाँ अटैक करेगा, रिंग बना लेगा। आप मेरी बात, कितनी रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 की रिंग होगी जिसमें ऑक्सीजन बीच में आएगा, मतलब ऐसा। ये इस तरीके से करो, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 देन 4, चेक करते हैं एक बार सही है कि नहीं। 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 करेक्ट हुआ ना? आप चेक करो एक बार। ठीक है, ये रिंग हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, एक CH3 तो ये है ही, एक CH3 आपका ये है, तो एक CH3 आपको यहाँ मिल जाएगा और एक CH3 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्पीसीज आपको मिलना चाहिए। तो जरा चेक करो इसे कौन सा स्पीसीज है। तो ये तो होगा नहीं, सी भी नहीं होना चाहिए, 2 CH3 आने चाहिए, और ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे समझ में आया क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप ध्यान देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया है कि बताना है आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा फॉलोइंग रिएक्शंस। ये भी क्वेश्चन देखो आया हुआ है, ठीक है, बिकॉज बाकी पेपर जो हो रहे हैं उनकी तो आंसर की आपको मिल ही रही है, तो उसको एक्सप्लेन करना, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पूरे पेपर के आंसर की मिल जाती है तो फिर उसको कुछ बताने की और एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन समझ में अगर आपको नहीं आया हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, ऊपर एल्डिहाइड दे रखा है एक्सिस में NaOH के साथ, हीट भी किया गया है, और नीचे आपको एल्डिहाइड है और कैटालिटिक अमाउंट है, तो क्या होना चाहिए? तो देखो ध्यान दो, ये जो बच्चों एल्डिहाइड दे रखा है ना सामने एक्सिस में NaOH, ये कहाँ पे अपन यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट है, साथ में हीट भी कर रहा है। आपने पढ़ा ना एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है ये। और एल्डोल कंडेंसेशन में जब हीट करते हैं तो यहाँ से जो जो हीट कर देते हैं बाद में, तो हीट करने से क्या बनता है, क्रॉस एल्डोल। अब एल्डोल कैसे बनाया जाए तो वो आप मुझे बताओ। तो एल्डोल बनाने के लिए एक सिंपल सा स्टेप है कि C डबल बॉन्ड तो बदलने वाला है, इसके पास जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन, उसे गायब कर दो और यहाँ से CH2OH चिपका दो, एल्कोहल बना दो सीधा। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन पूरा आपको ध्यान आना चाहिए।
यहाँ से ये बन गया डबल बॉन्डो, देन कुछ इस तरीके 2 मिथाइल, यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH2, देन आपका OH। एक तो ये बन गया प्रोडक्ट। अरे आसान है, बिल्कुल क्लियर है। अरे बताओ भाई, फर्स्ट प्रोडक्ट बिल्कुल आसान है, बन गया। अब वो नीचे बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, NaOH को भी फॉलो, नीचे क्या है, सेकेंड स्टेप में कैटालिटिक अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब कैटालिटिक अमाउंट का मतलब क्या है कि फिर से वो एल्डिहाइड लेके आया, तो C डबल बॉन्डो, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, और फर्दर हीट है वही आपका। तो फिर अब यहाँ से नेक्स्ट क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, बताओ भाई जल्दी से। ये तो पूरा क्लियर हो गया ना, ऊपर से डबल बॉन्ड O दिख रहा है। अब डबल बॉन्ड O वाला सेक्शन है ना, वो आपका यहाँ से रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने से यहाँ से डेवलप हो जाएगा आपका OH, ये डेवलप हो जाएगा आपका यहाँ से OH। फिर से आपका नेक्स्ट स्टेप में वही, क्योंकि एक्सिस में भी क्या लग गया है, कैटालिटिक अमाउंट है, जो कब तक प्रोजेक्शन प्रोसेस करेगा, ऊपर से OH है, यहाँ से ये OH है, तो यहाँ से H और OH मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलने वाला। या अगर आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ना जाके एक रिंग बनाएगा, वो रिंग जो बनेगी ना वो कुछ यूं बनेगी, आपको बताऊं, यहाँ से बेंजीन रिंग, देन इसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन, देन ये ऑक्सीजन, देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ऐसा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो मिथाइन है, इनको आप यहाँ से साइड कर दो, इस OH को ना यहाँ पे ऊपर लेके आओ इस तरीके से, OH को ऊपर लेके आएंगे, और सामने से यहाँ पे एक बार और आपका जो एल्डिहाइड है, CHO पार्ट, जो आपका CHO पार्ट है वो फिर से एक्टिवेट होगा, SCHO पार्ट, और SCHO पार्ट क्या करेगा, यहाँ से इनको कन्वर्ट करेगा आपके ईथर के अंदर, ये ईथर में कन्वर्ट करेगा। वो यहाँ से ना ये जो हाइड्रोजन को गायब बाहर लेके जाएगा, और यहाँ से आपका ईथर जनरेट करेगा। तो आपको जो सही ऑप्शन आएगा वो आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा, देखो, तो OH तो गायब हो ही जाएगा, OH तो सारे फिनिश होने वाले हैं, OH कहीं नहीं बचना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन आपका ठीक बैठेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 को मैं करता हूँ। इसमें NaOH के साथ दे रखा है आपका ब्रोमीन, तो ये भी रिएक्शंस आपकी नेमी रिएक्शंस का ही पार्ट है। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें सबसे पहले NaOH के साथ ब्रोमीन को यूज कर लो, तो क्या बनेगा बेटा, बड़ो रिड्यूस करते हैं अपन, हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड के बारे में, तो यहाँ से CO को बाहर निकाल दो, बस ये NH2 बच जाएगा। रिडक्शन करना है आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, इस NaOH का BO2, तो ये CH3 हो गया, यहाँ से आपका ये बेंजीन रिंग हो गया, देन यहाँ से आपको बच जाएगा ये ऊपर से वो गायब हो जाएगा, तो NH2 बचेगा सिर्फ। तो NaOH Br2 के साथ करेंगे तो C डबल जो एमाइड वाला सेक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली स्टेप ये होगी। अब सेकेंड स्टेप ये आप इसको यूज करना है, तो जब इसको यूज करेंगे तो फिर क्या बनना चाहिए बताओ आप मुझे। यस, तो इसको लिख लो आप यहाँ पे, ये बेंजीन और इसके ऊपर है C डबल बॉन्डो देन Cl। बताओ क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ से लोन पेयर है, वो लोन पेयर तो बच्चों अंदर से आएगा, रिंग विल एक्टिवेट, इफ रिंग विल एक्टिवेट तो ऑर्थो पैरा पोजीशन, पैरा पे पहले से CH3 है, यहाँ कुछ होने वाले तो ऑर्थो पोजीशंस पे यहाँ से अटैक होना चाहिए इस गिवन स्पीसीज में। अब ये जो गिवन स्पीसीज है वो अटैक कैसे करेगी ये भी बात समझने वाली है, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होने वाला, यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल तो मिलने वाला है नहीं, तो लोन पेयर के अंदर जाने से कोई फायदा भी नहीं यहाँ पे, तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो एक स्टेप बची हमारे पास ये कि जो NH2 है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं पहले, तो यहाँ से पहले निकाल दो हीट करने के साथ, यहाँ से एक HCl बाहर, HCl जैसे बाहर जाएगा ये C डबल बॉन्ड हो जाके इस N से चिपक जाएगा, और N से जैसे स्टिक करेगा तो बस आंसर आपको बन जाएगा। तो आपका जो आंसर बनना चाहिए, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कंडीशन ध्यान रखना, HCl बाहर निकालने वाली। तो आपका जो सही ऑप्शन आना चाहिए, आप ध्यान दो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आपका C ऑप्शन है। Cl बाहर गया यहाँ से और ये आपका यहाँ से लिंक हो गया, तो सीधा आंसर आपको ये यहाँ पे CH3 इधर कर दिया, वो गलत कर दिया, C ऑप्शन इज करेक्ट, C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा बेटा बेसिसिटी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बेसिसिटी ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिसिटी के बारे में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। ये भी इस पीछे हमने क्लासरूम में पढ़ाया है, आपको इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो बताओ क्या होना चाहिए। फर्स्ट के अंदर जो लॉन पेयर्स है ना वो आपका अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा बच्चों, आप ध्यान दो एक बार, वो अपने में ही कंजुगेशन करेंगे, एक लॉन पेयर यहाँ होगा, एक लॉन पेयर आपका ये होगा, तो जो कंजुगेशन वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या होगा कि ये लॉन पेयर अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पाई ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये रेजोनेंस आपको यहाँ पे बराबर देखने को मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, आप पूरी प्रोसेस को समझो।
कि जब रेजोनेंस होगा तो क्या असर पड़ेगा। रेजोनेंस जब दो NH2 के बीच में हो रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में दो NH2 के बीच में रेजोनेंस होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, इंक्रीज करेगी। भाई दोनों नाइट्रोजन पे रेजोनेंस होता रहेगा तो उसके लोन पेयर इधर, ठीक है, इसका लोन पेयर इधर थ्रू दी पाई बॉन्ड्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज कर रहा है ना। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। पूरी बात समझ में आ रही है, यस। लेकिन अब सेकंड पे आते हैं जरा, सेकंड वाले केस में क्या दिख रहा है, एक तो लोन पेयर यहाँ पे होगा और एक लोन पेयर ये होगा। तो ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये लोन पेयर होगा आपका लोकलाइज्ड, ये आपका रेजोनेंस में नहीं जाएगा, सिर्फ ये लोन पेयर आपके लोकलाइज्ड होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये है कि अगर आपका लोन पेयर्स डीलोकलाइज जो हो रहा है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, और जो लोन पेयर्स डीलोकलाइज जो लोकलाइज है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। पूरी बात समझ में आ रही है। जब उसकी लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी वहां पे आपके दिख हो सकती है, तो मतलब ये भी आपका ठीक ठाक बेसिक हो सकता है। और नेक्स्ट वाले की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपका नेगेटिव लोन पेयर्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे लोन पेयर्स ये होगा, तो ये लोकलाइज्ड होगा। बट ये ऊपर की तरफ रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर रेजोनेंस आएगा। तो मतलब क्या है कि दोनों के दोनों आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ऑर्डर बताऊंगा अभी आपको ना, ऑर्डर कौन से बैठेगा। लास्ट वाले पूरी बच्चों बात करें, लास्ट वाले में तीनों के तीनों लोन पेयर्स आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मिलने वाली है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पे बेसिक करेक्टर का अधिक बोल सकते हैं। इसका मतलब फोर्थ आपका सबसे अधिक होगा। तो फोर्थ सबसे अधिक कहाँ पे, इसमें तो है नहीं, छोड़ दो, इसमें है नहीं, छोड़ दो, इन दोनों में है। तो ए और बी आपके करेक्ट हो सकते हैं, बट इसके बाद चेक करते हैं आप कौन सा आना चाहिए। तो फर्स्ट के बाद आपका क्या सेकंड आना, नहीं फोर्थ के बाद क्या सेकंड आना चाहिए कि फोर्थ के बाद फर्स्ट आना चाहिए। यस। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे एक आपका लोकलाइज्ड हो चुका है, एक डीलोकलाइज हो रहा है ना। पूरी बात समझ में आ रही है, यस। तो इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, आपका फर्स्ट वाला, बिकॉज वहां पे रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर इक्वल अमाउंट में आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका मतलब आपका फिर फोर्थ के बाद फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट के बाद फिर आपका सेकंड आना चाहिए, सबसे लास्ट में आपका थर्ड आना चाहिए। तो आपका जो ए ऑप्शन है, एक सेकंड, यस ए ऑप्शन 100%, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में जो बोला गया कि सेलुलोज के बारे में, तो बीटा टू ग्लूकोज वगैरह ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे लेक्चर्स भी मैंने आपके डिस्कस किया है। सेलुलोज अपॉन एसिटाइजेशन विद एक्सिस एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 कैटलिस्ट गिव सेलुलोज ट्राइएसिटेट हुज स्ट्रक्चर इज, है ना, कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो आपको मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, इसका कैसे बनता है स्ट्रक्चर। ये जो दे रखा है ना आपको सेलुलोज, उसका आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आपको बहुत सही ढंग से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रिंग आपको देखने को मिलती है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, देन इधर आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ से OH, देन हाइड्रोजन, देन दिस इज OH हाइड्रोजन, देन ये बच्चों यहाँ पे कनेक्ट OH अल्टरनेट रहते हैं यहाँ तक। देन इसके बाद यहाँ से ऊपर आपका आ जाएगा CH2 OH नेक्स्ट हाइड्रोजन। बाकी यहाँ पे एक अल्फा नंबरिंग की बात बच्चों करें तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इधर आपका ये 4 हो जाएगा, नेक्स्ट ये आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्टिविटी है पूरी, ये इस तरीके से यहाँ पे पूरन 5। और ये आपका यहाँ से हो जाएगा अल्फा लिंकेज, और एक कनेक्ट होगा ऐसा ऑक्सीजन। और बिकॉज बोला ना कि यहाँ से एनहाइड्राइड का अपन ने यूज किया, तो बीच में एनहाइड्राइड वाला सेक्शन ऑक्सीजन के साथ CH2, देन आपका CH2, देन ऑक्सीजन, देन ये आपको इधर से CH2OH, यहाँ से आपको मिल जाएगा हाइड्रो। ये आपके जो ऑप्शंस हैं, हम उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझने पहले मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, रिएक्शन करने के बाद क्या बैठेगा। यहाँ से हाइड्रोजन, नेक्स्ट आपका OH, इधर ऑक्सीजन आएगा 5 की रिंग, यहाँ से हाइड्रोजन, नेक्स्ट CH2OH, बाकी एक कनेक्ट रहेगा इस तरीके से, और ये ऐसा यहाँ पे भी आएगा आपका हाइड्रोजन, देन आपका OH, ठीक है। ये आपको यहाँ से ये जो होगा दिस इज अल्फा लिंकेज, ये अल्फा लिंकेज आपका बैठेगा। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि भाई जो आपका फर्स्ट ये जो कंपाउंड्स है वो आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए 6 मेंबर रिंग, ठीक है, जिसमें आपका ऑक्सीजन कनेक्ट होना चाहिए। और इसमें 2 रिंग आपको, एक तो पायरनोज आता है, ठीक है, एक तो आपका आता है पायरनोज रिंग, और पायरनोज रिंग के साथ आपका जो CH2OH है ना। अब CH2OH अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो C5
और C5 मतलब कौन सा, अब 5 की बात करिए तो आपका ये है, इसकी 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो C5 और C1 के बीच में लिंक आएगा, C1 तो ये हो गया ना, ये आपका C5 में आएगा। अब देखो ना यहाँ से 1 2 3 4 ये 5, तो C1 एंड C5 के बीच में आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी एक दूसरे के साथ। और C1 और C5 वाले को हम बोलते हैं एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको बस फिर ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। बाकी भी ऑप्शन हैं, इसका ए ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख ही रहा है, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 7 6 क्या है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, वहां से आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है। यस, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखेंगे हम लोग कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स के अंदर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो एक ए रिंग है एक बी रिंग, अब बता दो आप जल्दी से, आपको मैंने अभी बताया था, आप यहीं से आंसर बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 का। बताओ बताओ जल्दी से, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने इसके बारे में लगभग। यस बताओ, फर्स्ट वाला कौन सा होगा, पायरनोस होना चाहिए क्या। यस, फर्स्ट वन इज पायरनोज। अरे 6 मेंबर्ड रिंग है ना, 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब ये दिस इज पायरनोज, दिस इज पायरनोज रिंग। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर। ओके, अब वो बोल रहा है कि आपकी जो ए है वो पायरनोज है, फिरनोज नहीं है, 6 नहीं वो 5 में फिरनोज नहीं है, फिरनोज यहाँ भी नहीं है, आपका पायरनोज है। इसने बी बोला, नहीं बी पायरनोज हो ही नहीं सकता। वहां पे कितने एटम्स आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 है, नो नॉट पॉसिबल पायरनोज। पायरनोज का मतलब होता है 6 मेंबर्ड रिंग। और दूसरा बोल रहा है बेटा कौन सा लिंकेज है, तो बीटा अभी तो होगा नहीं, मैं तो बताया था आपको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यस बिल्कुल सही अक्षता, यस क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से बताओ। एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है डिफरेंट कंडीशंस में, अंदर द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बताओ यार। पहला है कि इफ द एक्सपेंशन इज कैरीड आउट फ्रीली, अगर एक्सपेंशन फ्री होता है तो इसका मतलब क्या, प्रेशर तो है ही नहीं वहां पे, और कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। फ्री एक्सपेंशन वाली कंडीशंस याद है, फ्रीली कंडीशंस जब आपका एक्सपेंशन फ्रीली होता है तो पी एक्सटर्नल जीरो होता है, अगर पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो आपका वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल इनटू आपका बी डेल्टा बी, तो उस केस में वर्क डन भी क्या हो जाता है, जीरो। पढ़ते हैं, तो इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक, बताओ। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो अगर आपके जो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस केस में आप मुझे तो डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोथर्मल वाले केस के अंदर अगर आपकी आइडल गैस की बात करी जाए जहां पे फ्री एक्सपेंशन होने वाला है तो डेल यू की वैल्यू जीरो। और एडियाबैटिक बच्चों क्या होता है, हीट चेंज, तो क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। आप मेरी बात तो समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक्सपेंशन अगर होगा फ्रीली तो उस केस में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों आपके साइमल्टेनियसली आपके डिफाइन हो सकते हैं, और इनका आंसर 0 0 आएगा यहाँ पे। सेकंड बात करते हैं, वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपांडेड रिवर्सली, आपको पता होना चाहिए इसे प्रॉपर्टीज। B1 टू B2 अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ, और वो भी आपका एक्सपेंड रिवर्सली हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन बाय द गैस क्या लेस होगा under adiabatic condition as compared to that when expanded reversely from B1 to B2 under isothermal। दो कंडीशंस हैं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक पता है ना, यस ये ऑप्शन तो हमने करेक्ट देख लिया। तो भाई साहब ना ग्राफ इसका आता है, हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं इसका, प्रेशर के साथ ना वॉल्यूम का ग्राफ। यहाँ पे मान लिया मैंने B1 वॉल्यूम है, यहाँ पे B2 वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, B1 B2 ऐसे दे रखा है। तो अब ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे, तो ये वाला जो ग्राफ आएगा, और ये मालूम बेटा B1 पे है, ऊपर वाला ग्राफ किसका था, आइसोथर्मल का, और जो सेकंड ग्राफ आता है कुछ यूं इस तरीके से B2 के बारे में, ये आप किसका आता है, एडियाबैटिक का। हम पढ़ते हैं ना, ये एडियाबैटिक ऊपर वाला आइसोथर्मल का है, जहाँ पे जो वर्क डन फ्रॉम द आइसोथर्मल इट इज ऑलवेज ग्रेटर दिख रहा है वर्क डन फ्रॉम द एडियाबैटिक।
अरे ये बात समझ में आ रही है, सामने से तो दिख रहा है। तो भाई ग्राफ तो, आइडियल ग्राफ तो यही होता है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं। तो मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, मेरे को करेक्ट दिख रहा है, सही है। द वर्क डन ऑन द गैस इज प्लीज ग्राफ को ध्यान रखना है, ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको प्लीज ध्यान रखना है। वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंपेयर्ड इरिवर्सली, है ना, P2 V2 P1 B1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों हम जब बात करते हैं कि भाई कांस्टेंट प्रेशर के साथ वर्क डन, और P2 B2 P1 B1 मतलब कहीं ना कहीं एरिया के बारे में बात कर रहा है, आपको पता है। तो यहाँ से ना आप एरिया को फॉलो कर लो और फिर वहां से आप बात को निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान दो। तो यहाँ से ना आपको एक इस तरीके से, ये जो ग्राफ तो आपको पता है कि ये B1 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा, ग्राफ कुछ यूं आने वाला है, ठीक है। ग्राफ आपका यहाँ पे जो दिख रहा है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन होगा, ठीक। उसके बाद ना यहाँ से आप इस तरीके से ये एरिया कवर कर लो इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। और ये पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P1 B1, यहाँ से आपका हो जाएगा P2 B2, या आपका P1 B1, यहाँ पे आपका ये P2 B2। बस इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको पता है कि ये जो प्रोसेस दिख रहा है रेड कलर से जो बना रहा हूँ, दिस इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल ग्राफ को चाहिए, और इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो ये वाला, ये पॉइंट इधर से मैं बना रहा हूँ, ये आपका इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज इरिवर्सिबल। और यहाँ से जो ये जा रहा है आपका एक्सपोनेंशियली, ये जो आपका क्या होगा, ये रिवर्सल को रिप्रेजेंट करेगा, बस। तो बोला कि वर्क डन ऑन द गैसेस इज मैक्सिमम, और फिर भी बोला कि कांस्टेंट प्रेशर, और लास्ट में बोला है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो, इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सली फ्रॉम T1 T2। एंड बोला है कि सेकंड पॉजिटिव इफ इज अगेंस्ट रिवर्सली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो भाई T1 नॉट इक्वल टू T2। तो आपको जो डी ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन में T1 नॉट इक्वल टू T2 कोई मतलब ही नहीं है। T1 इक्वल टू आपका T1 इक्वल टू T2 यहाँ भी डिफाइन होना चाहिए। तो डी ऑप्शन है वो गलत है, सी ऑप्शन भी आपका ठीक है, बी भी सही है, ए भी सही है। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, करेक्ट है। आपको सिंपल सा प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बेस पे आपका ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, आप देखना, अगर कहीं कोई डाउट्स है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, थैंक यू।